नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल फ्री स्टडी पर। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं अपना यूनिट नंबर 7। अभी तक आपने यूनिट 1 से लेकर 6 तक की वीडियो जो है वो आपको मिल गई होगी। अगर आपको नहीं मिली तो ये जो वीडियो है उसके डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहाँ से आप यूनिट 1 से स्टार्टिंग से लेके एंडिंग तक देख सकते हो। आपका जो एंशियंट एंड मिडिएवल इंडियन पॉलिटिकल थॉट वाला जो आपका कोर्स है उसका ये यूनिट नंबर 7 है, जिसमें हम पढ़ेंगे आज तिरुवल्लुवर, जो एक मतलब कवि थे, तमिल कवि थे। देखो नाम से ही पता लग रहा है इनको ना, जब हम पढ़ेंगे तो शॉर्टकट में मैं तिरु बोलूँगी, ठीक है, या वल्लुवर बोलूँगी। तो कंफ्यूज मत होना कि तिरु कौन है और वल्लुवर कौन है, दोनों नाम सेम है। और मतलब हर जगह इतना लॉन्ग नाम ना हो नहीं पाता है, समझो, ठीक है। तो इसका जो शॉर्टकट नेम है हम जो पढ़ेंगे वो तिरु के नाम से या वल्लुवर के नाम से इनकी बातों को जानेंगे कि इन्होंने क्या क्या कहा। जैसे हमने कौटिल्य का जाना, और भी जैसे कई सारे जो पॉलिटिकल थिंकर रहे हैं हमने सबका जाना। तो ऐसे ही साउथ इंडिया के साइड में ये एक पॉलिटिकल थिंकर या कवि रहे थे, तमिल कवि, जिनका नाम था तिरुवल्लुवर। अब देखो वल्लुवर जो वल्लुवर जी जो थे वो एक फेमस कवि थे, जिन्हें आमतौर पर वल्लुवर, मैं वही बोल रही हूँ ना कि इनको ना बहुत सारे लोग तिरु भी बोलते थे, बहुत सारे लोग इनको वल्लुवर भी बोलते थे, क्योंकि बहुत लंबा नाम हो जाता है। तो जो इनका नाम जो था ना बेसिकली तिरुवल्लुवर था, लेकिन लोग इनको वल्लुवर के नाम से भी जानते थे। यह एक भारतीय कवि और दार्शनिक थे। उन्हें तिरुकुरल के लेखक के रूप में भी जाना जाता है, यानी एक उनकी बुक रही होगी या उनका एक ग्रंथ या साहित्य। देखो कवि है तो हो सकता है कविता रही हो उनकी, जिस कविता का नाम है तिरुकुरल। तो उनको उनके लेखक हैं कौन? तिरुवल्लुवर, जो नैतिकता, राजनीतिक और आर्थिक मामलों और प्रेम पर दोहे का एक संग्रह है। यानी कि ये एक टाइप का पुस्तक हो सकती है जिसमें कई सारे संग्रह दिए गए हैं, मतलब कई सारे दोहे हैं, दोहों को इकट्ठा कर रखा है। और जो वो दोहे जो हैं वो लोगों के नैतिक जीवन पर असर डालते हैं, राजनीतिक से रिलेट करते हैं, और उनके जो आर्थिक मामले और जो प्रेम है उस पर कुछ ना तो कुछ रिलेट करते हैं उनके दोहे। तो ये उनकी बुक का नाम है तिरुकुरल, ठीक है। वो एक लेखक थे और कवि, दोनों ही थे। उसके बाद देखो जो तिरुवल्लुवर थे ना, वल्लुवर का जन्म जो है मायलापुर में हुआ था। उनकी पत्नी वासुकी एक पवित्र और समर्पित महिला थी, एक ऐसी आदर्श पत्नी जिसने कभी भी अपने पति के आदेशों की अवज्ञा नहीं की, यानी कभी भी उनके काम के लिए या जो भी उन्होंने ऑर्डर दिए, कभी भी उनके ऑर्डर को मना नहीं करा, ठीक है, साथ ही साथ पूरा पालन किया। और जो वल्लुवर ने लोगों को बताया है कि एक जो व्यक्ति एक गृहस्थ हो सकता है या गृहस्थ स्वामी का जीवन जीने के साथ साथ एक दिव्य जीवन या शुद्ध पवित्र जीवन भी जी सकता है। ऐसा नहीं है कि अगर कोई भी मतलब पर्सन जो मॉन्क है वही एक दिव्य जीवन जी सकता है या एक पवित्रता वाला जीवन जी सकता है। अगर एक हाउसवाइफ है या एक जो मतलब हस्बैंड है वो भी एक पवित्र जीवन जी सकते हैं, क्योंकि जो पति पत्नी का रिश्ता होता है वो पवित्रता का ही रिश्ता माना जाता है। उन्होंने लोगों को बताया है कि शुद्ध और पवित्रता से परिपूर्ण दिव्य जीवन जीने के लिए परिवार को छोड़कर सन्यासी बनने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। जैसे मैं आपको बता रही हूँ ना कि ज़रूरी नहीं है कि जो मॉन्क है वही मतलब ये जीवन जी सकते हैं पवित्रता वाला, नहीं। एक हस्बैंड वाइफ अगर एक घर में रह रहे हैं तो वो भी अपनी लाइफ को पवित्र तरीके से जी सकते हैं, क्योंकि जो हस्बैंड वाइफ का जो रिलेशन होता है वो कुछ इसी टाइप का होता है, ठीक है। उनकी ज्ञान भरी बातें और शिक्षा अब उनके जो पुस्तक थी पुस्तक के रूप में मौजूद है, जैसे तिरुकुरल के रूप में जाना जाता है। अब जैसे हमें जो ये बातें पता लग रही है कि उन्होंने ये चीज़ बोला, तो हमें कहाँ से पता लगेगी? तो हमें ये जो उनकी बातें हैं, जो भी ज्ञान भरी बातें हैं, शिक्षा है, उनकी पुस्तक से ही पता लगता है। उनकी पुस्तक आज भी मौजूद है, जिस पुस्तक का नाम है तिरुकुरल, ठीक है। उसके बाद देखो जो वल्लुवर जो थे उनकी जो राजनीति थी, यानी कि उन्होंने जो राजनीति के बारे में बोला है या उनके टाइम पे जो राजनीति थी उन्होंने क्या बोला है वो समझते हैं। जो
शासन काल था ना, उस टाइम पे कला लिखा हुआ है, काल कर लेना। जो उनके टाइम पर शासन काल था ना, वो लोकतंत्र पर नहीं बल्कि राज सत्ता पर आधारित था। हालांकि राजा न्याय संहिता से बंधा हुआ था, यानी कि न्याय वगैरह के लिए जो है जस्टिस वगैरह से बंधा हुआ था। मतलब एक टाइप से अगर आप समझो इजी लैंग्वेज में, तो हम ये कह सकते हैं धर्म वगैरह से वो जुड़ा हुआ था। उसके बाद जो वल्लुवर जो थे वो चर्चा करते हैं कि एक न्यायप्रिय राजा के नेतृत्व में, मतलब लीडरशिप में, उनकी लीडरशिप में ही एक राज्य बहुत अच्छा बन सकता है। तो उन्होंने पहले क्वेश्चन किए कि राज्य कैसा दिखेगा जिससे वास्तविक राजनीति या संशय का कोई निशान नहीं होगा। वल्लुवर का राज्य व्यवहारिक नैतिकता का एक अभ्यास है। यानी कि उन्होंने जो भी राजनीति के बारे में बताया है या जो भी राज्य के बारे में बताया है, वो मतलब एक रियलिटी बेस पे बताया है। ऐसा नहीं है कि काल्पनिक हो, कोई एज्यूम नहीं किया, कोई कल्पना नहीं करी। मतलब व्यवहारिक नैतिकता पर ही उनका जो उन्होंने बताया है, वो व्यवहारिक नैतिकता का ही आधार बना करके उन्होंने सब कुछ बताया है। अब बताया क्या है वो हम आगे देखेंगे धीरे धीरे। सबसे पहले उन्होंने अपने 25वें अध्याय में बताया, यानी यूनिट नंबर 25 कह सकते हैं या चैप्टर नंबर 25 कह सकते हैं। उन्होंने बताया है राजा का स्वभाव। तो देखो, पोरुतपल में वल्लुवर ने शासक के गुणों स्वभाव के बारे में बहुत ही मतलब डीपली तरीके से बताया है। ये हो सकता है जो पोरुतपल है वो उनकी कोई बुक हो, कोई ग्रंथ हो, तो उसके अंदर ही हमें इनकी जो गुण है, शासक के गुण कैसे होने चाहिए, उसके बारे में पता लगता है। राजा में नेतृत्व का गुण होना चाहिए, यानी लीडरशिप उसको आनी चाहिए। शिक्षा होनी चाहिए उसके अंदर, सुनने की क्षमता होनी चाहिए, बुद्धि होनी चाहिए, समझदारी होनी चाहिए, मतलबी लोगों से वो दूर रहना चाहिए, उसको रिश्तेदारों को गले लगाना चाहिए, बिना भूले कर्तव्य करना चाहिए, न्याय सही प्रकार से करना चाहिए, कार्यों का आकलन करना चाहिए, और जो भी कार्य के लायक है, जो योग्य मंत्री हैं, उन्हें उनका कार्य सौंपना चाहिए, महान लोगों की संगति में उन्हें रहना चाहिए। तो कुछ इस टाइप से उन्होंने एक अच्छे राजा के गुण बताए हैं, जिसमें दया, जासूसी, आत्मा, आलस्य से बचना, ये सभी शामिल है। तो ये आप एक बार देख लेना। उसके बाद वल्लुवर ने राजा की अध्यक्षता में कार्यकारी शैली का राज्य ग्रहण किया। राजा को धन के उत्पादन, अधिग्रहण, संरक्षण और वितरण की भूमिका सौंपी है। यानी उन्होंने बताया कि जो अगर एक राजा है, तो राजा के पास ना मतलब कुछ कार्य जो है वो राजा के हाथ में ही होने चाहिए। जैसे कि धन का उत्पादन कैसे होगा, मतलब एक राज्य अगर राजा चला रहा है, तो राजा के पास धन कहाँ से आएगा, धन का उत्पादन कहाँ से होगा, उसको अधिग्रहण कैसे करेंगे, यानी मतलब उसको लेंगे कैसे, उसको बचा करके हम कैसे रखेंगे। अब बचा कर रख लिया, अब राज्य को चलाना है, तो राज्य में कौन से डिपार्टमेंट में कितना पैसा जाना चाहिए, यानी कि धन का डिस्ट्रीब्यूशन जो है, मनी का जो डिस्ट्रीब्यूशन है, वो कैसा होना चाहिए। तो ये सारे ही कर्तव्य जो है वो कार्यकारी शैली के अंदर आते हैं, जो कि वल्लुवर जी ने राजा को बताई है, राजा को ये भूमिका दी है कि आपके पास ये मेन जो है वो 4 काम होते हैं। सबसे पहला, धन कहाँ से आएगा, दूसरा, उसे कैसे लेकर आना है, तीसरा, उसको हम कैसे बचा कर रख सकते हैं, चौथा, उसे हम कैसे बांट सकते हैं, मतलब बांटने का मतलब है कि कहाँ कहाँ हम कितना कितना पैसा खर्च कर सकते हैं। कहा जाता है कि इन कार्यों को पूरा करने के लिए राजा को सेना, प्रजा, भोजन, मंत्री, सहयोगी और किले की आवश्यकता होती है। जाहिर सी बात है, मान लो एक राजा है, एक राज्य है और एक राजा है। अब जब इसके अंदर सेना ही नहीं होगी, कोई मंत्री ही नहीं होगा, वहाँ पे प्रजा ही नहीं होगी, तो भाई वो पैसों का उत्पादन, ये नहीं, पैसों का उत्पादन का मतलब ये नहीं है कि मनी प्लांट। पैसों का उत्पादन का मतलब है कि टैक्स व्यवस्था कैसी होनी चाहिए, कहाँ कहाँ से टैक्स कलेक्ट करना है, किससे कितना टैक्स लेना है, तो ये सब चीज़ें होती है धन का उत्पादन। तो धन के उत्पादन के लिए, या धन को बांटने के लिए, या धन को सही तरीके से बचाने के लिए सेना का, प्रजा का, भोजन का, मंत्री का, और जो उसकी हेल्प करने के जो उसके सहयोगी है, इनका होना बहुत आवश्यक है। ये किसने बताया है, वल्लुवर जी ने बताया है। वल्लुवर ने एक राजा की अध्यक्षता में कार्यकारी, ये मैंने शायद आपको बता दिया है, हाँ सेम लाइन रिपीट हो गई है, ये मैंने आपको बता दिया है।
उसके बाद देखो कल्याणकारी राज्य और राजा के बारे में वल्लुवर जी ने क्या कहा है। उनका एक दोहा है जिसको दोहे को तमिल में कुराल वगैरह कहते हैं। तो दोहा नंबर 388 में उन्होंने बताया है कि जो राज्य की रक्षा करता है और न्याय को दृढ़ता पूर्वक बनाए रखता है वही राजा प्रजा ईश्वर के समान राज्य करता है। यानी कि अगर कोई राजा है वो राज कर रहा है, ठीक है, एक एक देश को या एक राज्य को चला रहा है, तो सबसे जो मेन चीज़ है वो है उसे अपनी प्रजा की रक्षा करनी चाहिए। और अगर उसके वहाँ पर कोई भी गलतियाँ हो रही हैं, कोई मिस्टेक हो रही है, कोई कानून को फॉलो नहीं कर रहा है, तो उसको दंड वगैरह देना चाहिए और न्याय वगैरह का सही से इंतजाम करना चाहिए। राजा के अंदर अगर ये 3 क्वालिटीज़ हो गई तो राजा को इंसान, वहाँ की जो प्रजा है वो ईश्वर के समान पूजेगी, मतलब ईश्वर के समान उसकी पूजा करेगी और तभी वो ईश्वर के समान राज्य कर सकता है। राजा मतलब राज जो है वो कर सकता है। तो वही सब लिखे गई है, वही जो मैंने आपको बताया है ना शॉर्टकट में, पूरी लाइनों में वही लिखा गया है। यदि राजा ईमानदारी से अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए न्याय करता है तो भगवान माना जा सकता है। यानी कि कर्तव्यों का पालन करे, कैसे? ईमानदारी से। ऐसा ना हो कि भाई उसका फेवरेट कोई मंत्री है, उस मंत्री ने गलती कर दी तो भाई वो फेवरेट है तो उसको सजा ही नहीं मिलेगी, तो ऐसा नहीं। ईमानदारी से अपने सारे कर्तव्यों का पालन करे, न्याय करे, तो वो भगवान के रूप में माना जा सकता है। आदर्श मार्ग और कल्याण, राजा का सम्मान किया जा सकता है और उसे भगवान के बराबर माना जा सकता है। इस तरह का दृष्टिकोण न केवल राजतंत्रीय काल पर लागू होता है बल्कि यह वर्तमान आज के डेट में भी ये चीज़ लागू होती है। और कहीं ना कहीं ये चीज़ सही ही है, सही ही बोला है वल्लुवर जी ने। अगर कोई भी मंत्री है या जो भी एडमिनिस्ट्रेशन है, कोई भी अगर हमारे देश पे शासन कर रहा है, आज के टाइम पे सरकार बीजेपी की है, अगर जो बीजेपी पार्टी जो है अब हर चीज़ उन्हीं के अंडर में है, अगर सभी चीज़ सही से होगी, मान लो किसी भी बीजेपी मंत्री ने कोई गलत काम किया है या कोई करप्शन किया है, तो ऐसा नहीं कि भाई वो बीजेपी का है तो उसे सज़ा ही ना मिले, उन्हें भी सज़ा मिलनी चाहिए। जैसे सबको ट्रीट किया जा रहा है सेम, उनको भी ट्रीटमेंट मिलनी चाहिए सेम तरीके से। तो अगर सेम रहेगा तो जो बीजेपी की सरकार है तो जाहिर सी बात है कि लोग उनको अच्छा ही बताएंगे, भगवान की तरह पूजेंगे। तो इसी टाइप से उन्होंने बताया है कि ये राजतंत्र के लिए नहीं बल्कि लोकतंत्र के लिए भी ये लागू होता है। वल्लुवर सरकार के जिस कार्यकारी स्वरूप का वर्णन करते हैं उसमें हमेशा अत्याचार की संभावना होती है, जिसमें आत्म विनाशकारी प्रभावों के लिए वह इसकी कड़ी निंदा करते हैं। यानी कि जो उन्होंने अपनी बातों में बताया है उसके लिए वो ये संभावना, मतलब ये सोचते हैं कि अब देखो कहीं न कहीं अगर पहली लाइन आप पढ़ो, उनमें अगर उन्होंने ये चीज़ बोला है कि राजा जो है वो ईमानदारी से अपने कर्तव्यों का पालन करेगा और न्याय करेगा। तो इसका मतलब क्यों बोला गया है? क्योंकि कोई ना कोई राजा ऐसा भी होगा बेईमान होगा। तो उन्होंने ये संभावना की है कि हो सकता है कि कोई जो राजा है वो बेईमान हो सकता है, वो अपनी प्रजा पर अत्याचार करे, लोगों के बीच में भेदभाव करे। तो उन्होंने अत्याचार की संभावना व्यक्त करते हुए ये सारी बातें बोली हैं, ठीक है? और इसकी उन्होंने कड़ी निंदा करी है। इसी की निंदा करते हुए उन्होंने ये लाइनें जो ऊपर की वो बोली है। वह एक पापी और अत्याचारी राजा को हत्यारे से भी बदतर बताता है। उनका अनुमान है कि राजा अगर कोई भी गलत काम करेगा, मतलब कोई भी गलत काम करेगा अगर राजा, तो वहाँ की जो प्रजा है ना वो कभी खुश नहीं रहेगी, लोगों के ऊपर अत्याचार होगा। उस कंडीशन में प्रकृति देख रही है, मतलब भगवान ऊपर से देख रहा है, तो प्रकृति भी उस राजा को कभी खुश नहीं रहने देगी। प्रकृति क्या करेगी, वहाँ पे प्राकृतिक घटनाएं होती रहेंगी, जैसे गाय कम दूध देगी, वर्षा बहुत अधिक होगी या बहुत कम होगी। क्योंकि अब जो हम पढ़ रहे हैं एंशियंट और मिडिएवल का, तो उस टाइम पर एग्रीकल्चर बहुत इम्पोर्टेंट था, है ना, लोगों के डेली लाइफ के लिए, या मतलब लोगों की आजीविका का जो मेन सोर्स था आज के टाइम पर भी अगर हम कहें, आज के टाइम पे तो कम लेकिन उस टाइम पर बहुत ज़्यादा था एग्रीकल्चर, कृषि। तो कृषि के लिए पानी हमें सही चाहिए होता है। तो अगर उन्होंने ये बोला कि अगर कोई राजा ऐसा रहेगा, बेईमान रहेगा, अत्याचार करेगा, लोगों को सताएगा, क्रूरता का व्यवहार करेगा, तो वो हत्यारे से भी उसको बदतर बताता है और बोलता है कि
ऐसा नहीं है कि उसके संग प्रकृति कुछ नहीं करेगी। तो वहाँ पर उस राज्य के अंदर प्राकृतिक घटनाएँ भी होगी, जैसे वर्षा रुक भी सकती है, वर्षा ज़्यादा भी हो सकती है, वहाँ की गाय कम दूध दे सकती है, इस प्रकार की अन्य जो है आपदाएँ वहाँ पर आती रहेगी। तो ये कहा है वल्लुवर जी ने, ठीक है। अगर हम संक्षेप में देखें शॉर्टकट में, तो राजा और राज्य के बारे में तिरुवल्लुवर का दृष्टिकोण निष्पक्ष रूप से कानूनों द्वारा शासित एक व्यवस्था प्रणाली का है। यानी कि उन्होंने जो मेन बात की है वो कानूनों के ऊपर की है कि एक राज्य को चलाने के लिए कानून बहुत इम्पोर्टेंट है, और अगर कोई भी उसका भेदभाव, कोई भी उसका मतलब कानून लॉ को तोड़ता है, चाहे वो राजा का मतलब कोई खास रिश्तेदार हो, मंत्री हो, या कोई दूर का व्यक्ति हो, तो उनको सबको बराबर की सज़ा मिलनी चाहिए। इसीलिए उन्होंने जो उनका प्रमुख सिद्धांत है वो न्याय पर जोर देता है कि सभी के संग बराबर का न्याय होना चाहिए, ठीक है। और राजा को वस्तुतः एक सामाजिक योजनाकार की भूमिका सौंपी गई है। तो मेन उन्होंने यही बताया है, और इसी के अपोजिट में बताया कि अगर राजा ऐसा ऐसा करेगा तो ऐसा ऐसा भी उसके साथ हो सकता है। उसके बाद उन्होंने बताया है जो वहाँ के राज्य के जो प्रशासक होते हैं, जो एडमिनिस्ट्रेशन या एडमिनिस्ट्रेटर जो होते हैं, मतलब उसके साथ काम करने वाले, जैसे राजा अकेले तो कोई भी चीज़ हैंडल नहीं कर पाएगा, मंत्री होते हैं, कुछ सलाहकार होते हैं, कुछ उनके हेल्पर होते हैं, उसके बारे में बताया है, और उनके क्या क्या गुण होने चाहिए वो बताया है। तो देखो, नॉर्मल चीज़ लिखी है कि राजा को राज्य को कुशल तरीके से चलाने के लिए सलाहकारों, सैनिकों और अन्य प्रशासकों की आवश्यकता होती है। आप भी मानते हो ये चीज़, और हम भी मानते हैं, है ना। क्योंकि अगर कोई बहुत बड़ा देश है तो उसे खाली अकेले कोई एक लोग मिलकर नहीं चला सकता। इसीलिए आप देखते हो कि हमारे एरिया में प्रधान होते हैं, प्रधान से फिर ऊँचे जो एमएलए वगैरह हैं वो होते हैं, फिर उनसे ऊँचे भी कोई होते हैं, फिर जो अपने सीएम वगैरह हैं वो होते हैं। तो यही चीज़ है कि जो राज्य होता है वो बहुत बड़ा होता है, और किसी भी राज्य को अगर हमें सही ढंग से चलाना है तो उसके लिए सलाहकारों, सैनिकों और अन्य जो एडमिनिस्ट्रेशन है या प्रशासक है उसकी आवश्यकता होती ही होती है। उसके बाद वल्लुवर जी बताते हैं कि उनको हम कैसे चुन सकते हैं, उनके अंदर क्या क्या गुण होने चाहिए। तो उन्होंने ये बताया कि मंत्री जो है ना वो राजा की आंखें होती है, क्योंकि राजा अकेले नहीं देखता है, मंत्री भी सब कुछ देखता है और राजा को बताता है। मंत्री उनके चयन मंत्री उनके चयन में ध्यान रखते हैं, वह जानी मानी हस्तियों को भर्ती करने और उनका जो परीक्षण है यानी ट्रेनिंग है, ट्रेनिंग अवधि में डालने की सलाह देते हैं। इसके बाद राजा को अविश्वास रहित होकर कार्य सौंपना चाहिए। यानी मंत्री के बारे में बताया है कि जो मंत्री को अगर पहले आप, क्योंकि मंत्री जो है वो राजा की आंखें होती हैं, पहले उन्होंने तुलना कर दी। फिर उन्होंने बताया कि जो मंत्री है उनका चयन बहुत ध्यान से करना चाहिए, ऐसे नहीं भाई तुम किसी को भी मंत्री बना लो। अब ऐसे तो कोई सीएम नहीं बन जाता है, सीएम बनने के लिए भी पहले उनको कुछ ना तो कुछ होना पड़ता है। आज के टाइम पे जो प्रेसिडेंट है, ऐसे किसी को हम प्रेसिडेंट नहीं बना सकते या पीएम नहीं बना सकते, वो कोई ना कोई जानी मानी हस्तियाँ होनी चाहिए। तो वही कहा है कि वो कोई जानी मानी हस्तियाँ होती हैं, फिर उनको ट्रेनिंग वगैरह देनी चाहिए कि उनको मतलब ये चीज़ें करनी है। जैसे ही उनकी ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाए, उस पे अविश्वास मतलब अविश्वास रहित होकर, मतलब बिल्कुल ट्रस्ट, आँख मूंद कर उन पे विश्वास करना चाहिए, और उनको उनके कार्य सौंप देने चाहिए। आधुनिक भाषा में वह कह रहे हैं, एक बार जब राजा किसी नियुक्त व्यक्ति पर भरोसा कर लेता है तो राजा को उसके कंधों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। वह इस बात पर जोर देते हैं कि उन्हें केवल हाँ में हाँ मिलाने वाला नहीं होना चाहिए, बल्कि तीखे आलोचक होने चाहिए जो अपने विचार व्यक्त करने से ना डरे। यानी ऐसा चापलूसी वगैरह करने वाला नहीं होना चाहिए मंत्री। मंत्री ऐसा होना चाहिए कि अगर राजा कोई स्टेप ले रहा है और उसको लग रहा है कि गलत है, तो उसको बोलना चाहिए कि हाँ ये चीज़ गलत कर रहे हो, ये चीज़ मत करो। तो ऐसा होना चाहिए। तो किसने बताया है? वल्लुवर जी ने बताया है। उसके बाद मंत्रियों को विद्वान, बुद्धिमान, सलाह समय पर सलाह देने में सक्षम होना चाहिए। उनके अंदर ये क्वालिटीज़ होनी चाहिए कि वो ऑन टाइम ही सजेशन दें या ऑन टाइम ही हेल्प करें। ये नहीं कि भाई अभी आपको कोई डिसीज़न लेना है, डिसीज़न ले चुके 1 घंटे बाद आप कह रहे हो कि ये तो आपका गलत डिसीज़न है, नहीं। तो ऑन टाइम सलाह देने में सक्षम हो। तो इस टाइप से उन्होंने मंत्री के लिए कुछ-कुछ बातें बताई गई हैं। उसके बाद वल्लुवर ने राजा से एक दूत में निम्नलिखित गुणों को देखने के लिए कहा है। जो राजा का जो दूत होता है
वो मिलनसारिता होना चाहिए, यानी सबके साथ मिले जुले और वफादारी करे, बुद्धिमान हो। तो ये सब चीज़ें उन्होंने बताई है कि वो दूरदर्शिता हो, प्रेरक हो, विद्वान हो। ठीक है, तो ये उन्होंने बताई है जो राजा के जो दूत होते हैं उसके बारे में। ठीक है, और यहाँ पे एक और चीज़ बताई है कि वह सुखद और अपमानजनक भाषा का प्रयोग ना करे। जान से मारे जाने की धमकी मिलने पर वह राजनयिक को यह कहना चाहिए कि उसका राजा अच्छा है। जैसे मान लो कोई राजा का दूत है, ठीक है, अब ऐसा ना हो कि किसी ने उसके ऊपर गोली मतलब माथे पर बंदूक रख दी और बोले कि भाई तू ये बोल कि तेरा राजा बेकार है और तेरा राजा जो है वो अन्याय करता है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। भले कोई जान से मारने की धमकी दे, कुछ भी करे, उसको हमेशा यही बोलना चाहिए कि उसका राजा अच्छा है। तो ये किसने बताया है? ये बताया है वल्लुवर जी ने। उसके बाद उन्होंने राजनीय के मतलब जो मंत्री जो दूत है उसके अलावा भी जो राज्य के अंदर जो इम्पोर्टेंस होती है वो जासूसी की होती है, यानी कि राज्य के अंदर जो है वो जासूस भी होने चाहिए। जैसे ये क्राइम ब्रांच वाले होते हैं, सीबीआई वाले होते हैं, तो इस टाइप के लोग भी होने चाहिए। वल्लुवर अपनी भूमिका को लेकर स्पष्ट हैं कि कोई जासूस नहीं, कोई सफलता नहीं। अगर राज्य के अंदर कोई जासूसी नहीं करेगा, मतलब कोई जासूस नहीं होगा, तो वह राज्य कभी सफल नहीं हो सकता। जासूस के भी उन्होंने दो प्रकार के बताए हैं। एक घर के अंदर जासूस, यानी कि महल के अंदर होना चाहिए जहाँ पे राजा रह रहा है, कि मंत्रियों में कोई आपस में खिचड़ी तो नहीं पकड़ी, तो एक ऐसा जासूस होना चाहिए। और एक घर के बाहर, यानी कि एक मतलब ऐसा होना चाहिए कि आस पड़ोस में भी देखे कि जो दूसरी नेबर कंट्रीज़ हैं, जो नेबर स्टेट हैं, ऐसा ना हो कि वो राजा के सामने लड़ने के लिए कोई प्लानिंग कर रही हो और राजा को मालूम ही ना हो। तो दोनों जगह होना चाहिए। और उन्होंने ये भी बोला है कि जो घर और बाहर जो दो जासूस बनाए जाएंगे ना, इन दोनों जासूसों को एक दूसरे के बारे में पता नहीं होना चाहिए। कि जैसे मान लो कि किसी ने मतलब मतलब ये मानो कि कोई पर्सन ए है, कोई पर्सन बी है। अगर बी को जासूसी दी गई है कि बाहर की कंट्रीज़ का आप मतलब जासूसी करके बताओ कि उनके वहाँ पे कोई षड्यंत्र, कोई प्लानिंग प्लॉटिंग तो नहीं हो रही, और ये है ए, तो इन दोनों को आपस में एक दूसरे के बारे में भी नहीं पता होना चाहिए कि राज्य के अंदर भी कोई जासूस है। अगर पता होगा तो लोगों को पता लग जाता है। तो इसी प्रकार उन्होंने बताया है। ठीक है, जासूस राजा की आंखें होती हैं। जासूस जो है वो राजा की आंखें होती हैं, और क्या हो रहा है ये जानने के लिए आवश्यक है। उनको काम राजा के कर्मचारियों, रिश्तेदारी और दुश्मनों पर नज़र रखना चाहिए। मतलब ये उनका काम जो है वो राजा के कर्मचारी जो है, जो रिलेटिव है, जो दुश्मन है, उस पर नज़र रखनी चाहिए। इस प्रकार वल्लुवर को उम्मीद है कि जासूस जो है ना वो घरेलू और विदेशी दोनों होने चाहिए, दोनों ऑपरेशन के लिए होने चाहिए। जासूसों को संदेह से परे, निडर और करीबी होने चाहिए। उन्हें हर जगह जाना चाहिए, यहाँ तक कि पवित्र पुरुषों के वेश में भी, जैसे कि साधु महात्मा बन के वो जा सकते हैं, जिनकी पहुंच हासिल करने की क्षमता आम लोगों की तुल में बेहतर है। विश्वसनीयता की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए वल्लुवर जासूस की जानकारी की पुष्टि किसी अन्य स्रोत से प्राप्त करने की सलाह देते हैं। इसके कार्यान्वित करने के लिए यह महत्वपूर्ण है कि जासूस एक दूसरे को ना जाने, यानी कि एक दूसरे के बारे में उन्हें ना पता हो। अपनी पहचान की रक्षा के हित में वल्लुवर राजा को सलाह देते हैं कि कभी भी किसी जासूस को सार्वजनिक रूप से कभी भी किसी का सम्मान नहीं करना चाहिए। यानी कि अगर मान लो कोई जासूस है राजा के उसमें आया, तो ये कभी भी मतलब खुले में नहीं बोलना चाहिए कि भाई ये जासूस है, या जासूस को कभी ऐसा नहीं बोलना चाहिए कि प्रणाम साहब, जैसे भी पहले ज़माने में होता होगा कि मेरे पास ये मतलब मैं ये चीज़ लेके आया हूँ, या वहाँ से मुझे ये खबर मिली है, तो बाहर किसी के सामने वैसी बातें नहीं करनी चाहिए। तो कोई भी राजा अपने दरबारियों के बिना नहीं रह सकता। वल्लुवर के पास दरबारियों को आचरण करने के तरीके के बारे में देने के लिए कुछ चुनिंदा सलाह है। माना जाता है कि वह राजा से ना तो बहुत दूर हो और ना ही बहुत ज़्यादा करीब हो। वह उन्हें चेतावनी देते हैं कि वह राजा के सामने जानकर मुस्कुराने ना दें। मतलब यही बताया गया है कि राजा के सामने आए तो मुस्कुराए ना राजा को देखकर, और रहस्यों को जो है, रहस्य जो भी मतलब कुछ चीज़ हो रही तो उसका हमेशा पीछा करें। तो यही सब उन्होंने इसके बारे में बताया है। उसके बाद उन्होंने बताया कि जो युद्ध होगा और युद्ध की क्या रणनीति होगी, ये सब बताई है।
किसने? वल्लुवर जी ने। तो युद्ध जो है वो संचालन के लिए राजा के पास अच्छी रचनात्मक और आक्रामक क्षमताएं होनी चाहिए, यानी कि एक मजबूत सैनिक क्षमता होनी चाहिए। उस समय रक्षा का सर्वोत्तम साधन किला होता था, क्योंकि अगर कोई मान लो ये बहुत बड़ा राज्य है, तो इसको बचाने के लिए किले होते थे, बहुत बड़ी बड़ी दीवारें, बहुत मतलब ऐसी होती थी। अगर आप कहीं पे जाओगे ना, लाइक जैसे पुराना किला वगैरह या कहीं घूमने जाओगे, तो देखना उनकी दीवारें कितनी मोटी मोटी होती हैं। और आजकल की जो घर की दीवारें बनती हैं वो दो दो ईंट लगा के बनती हैं। पहले के टाइम पर 10-10 ईंट बना करके उतनी मोटी मोटी दीवारें, उतनी लंबी लंबी दीवारें होती थी। तो यही बोला गया है। और उन्होंने ये भी बोला है कि अगर युद्ध वगैरह का समय हो या मतलब युद्ध का समय ना भी हो, तो उनको पहले से ही प्रिपरेशन रखनी चाहिए कि एक किले के अंदर नीला पानी यानी साफ पीने का पानी होना चाहिए, खुली जगह होनी चाहिए, पहाड़ियाँ और घने जंगल होने चाहिए। तो ये उन्होंने बताया है। उसके बाद उन्होंने ये बताया कि उसमें जो है प्रकर्मी कर्मठ लोगों की एक छावनी होनी चाहिए, मतलब छावनी मीन्स कि ग्रुप होना चाहिए बहुत अच्छे लोगों का, जो कि सैनिक वगैरह होते हैं। एक विजेता सेना दुश्मनों की रणनीति पर विजय प्राप्त करेगी और आगे बढ़ेगी। तो उन्होंने ये बताया है कि एक राजा के पास बहुत अच्छी सेना होनी चाहिए, ठीक है। राजा की सेना यदि उसमें निडर और अच्छे व्यवहार वाले सैनिक होंगे, तो वह उसका धन कहलाएगा। यानी कि राजा का मेन धन क्या है? राजा का मेन धन जो है उसका उसके सैनिक है, उनकी सैनिक क्षमता है। तो वल्लुवर जी ने जो है उस सैनिकों की भी कुछ विशेषताएं बताई हैं कि वो भ्रष्टाचार ना हो, उनके अंदर भ्रष्टाचार ना हो, हमेशा वो निडर रहे, एकजुट होकर मौत का सामना करें, साहसी हो, सम्मान मतलब दृढ़ता होनी चाहिए उसके अंदर, वीरता होनी चाहिए, वीरता का गुण हो, हमेशा अपने राजा की जो है वो प्रशंसा करें, और हमेशा जो वो है अपनी मर्दानगी दिखाएं। मर्दानगी की जो निशानी होती है वो वीरता ही होती है, वीरता लिख लेना यहाँ पे, ठीक है। वीरता ही जो है वो मर्दानगी की निशानी होती है। तो उन्होंने ये बोला है, ठीक है। और वल्लुवर जो है उसके बाद युद्ध के बारे में बताते हैं। युद्ध के बारे में कई सारे मतलब टिप्पणियाँ करते हैं, लाइक कमेंट करते हैं। तो उन्होंने वह अपने दुश्मन पर विजय पाने के लिए पहला कदम के रूप में लड़ने के लिए सही जगह होनी चाहिए। देखो, अगर किसी दो लोगों के बीच में लड़ाई हो रही हो, तो सबसे पहले आप जगह चुनो, जगह अपने अकॉर्डिंग चुनो कि आपके लिए ये जगह बेस्ट है, तो आप उसी जगह पर ही लड़ाई करो, और वहाँ पे सब चीज़ अवेलेबल होनी चाहिए। साथ ही साथ आप समय देख करके लड़ाई करो। अगर आपके पास मतलब मौका है, तो मौके का फ़ायदा उठाकर आपको आक्रमण कर देना चाहिए। तो ये बताया है। उसके बाद इन टिप्पणियों के बावजूद कोई यह निष्कर्ष नहीं निकाल सकता है कि वल्लुवर युद्ध समर्थक है, क्योंकि उन्होंने ना युद्ध के बारे में इतना नहीं बताया। उन्होंने बताया कि कभी भविष्य में हो सकता है, लेकिन उन्होंने युद्ध समर्थक कभी अपने आप को नहीं बोला कि युद्ध ही करना है। कोई भी चीज़ संधि वगैरह यानी एग्रीमेंट वगैरह से भी हो सकती है। वह पद लेने से कोसों दूर हैं। वह यह कहने से निपुण है कि युद्ध एक ऐसी बुराई है जिसमें मजाक में भी नहीं चाहा जाना चाहिए, मतलब मजाक में भी युद्ध वगैरह नहीं होने चाहिए। कोई यह महसूस कर सकता है कि वल्लुवर का दिल जो है वास्तव में शांति के पक्ष में है, जब कवि कहता है कि दुनिया एक ऐसे राजा के अधीन सुरक्षित है जो दुश्मनों को दोस्त बना सकता है। तो इस विश्व दृष्टिकोण को देखते हुए यह स्पष्ट है कि वल्लुवर बिना किसी संशय के व्यवहारिक दृष्टिकोण को अपनाते हैं। तो वल्लुवर जी के राजनीतिक विचार आपने समझ लिए कि क्या उनके राजनीतिक विचार थे, क्या राजा की भूमिका होती है, क्या राजा के 4 कार्य हैं, क्या उनके मंत्री होने चाहिए, जासूस के बारे में बताया है, जो उनके हेल्पर होते हैं मतलब मंत्री के जो नीचे होते हैं उनके बारे में बताया है, युद्ध का क्षेत्र कैसा होना चाहिए, रणनीति क्या होनी चाहिए, उन्होंने सब कुछ बताया है। तो यही है बेसिकली वल्लुवर जी के बारे में। तो आशा करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो, समझ में आया हो, तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करके ज़रूर बताना कि वीडियो कैसी लगी। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लो, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो, ताकि नोट्स वगैरह आपको वहाँ से मिल जाएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।